गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल HR पोटालिया ट्यूटोरियल पर चैप्टर नंबर 2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूनिट नंबर 1 जीव विज्ञान के अध्याय नंबर 2 से शुरुआत कर रहा हूँ। और आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्न को कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दें और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन पे आपके रिटर्न नोट्स भी भेजे जाएंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल ना करें प्लीज़। नंबर है 9462291387 और दूसरे नंबर है 8003291387। इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और जैसे ही आप क्वेरी भेजेंगे आपके आंसर को डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा क्वेश्चन को। और आप पूरे समय का, पूरे दिन का इतना अच्छा उपयोग करें कि इसके एक एक पॉइंट स्टडी करें, चेक करें टीचर ने क्या पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, सही है या गलत है। इट डेफिनेटली यू शुड बी मेजर बिकॉज द स्टूडेंट इज़ द बेस्ट इवोलेटर। एक विद्यार्थी से बड़ा कोई इवोलेटर नहीं हो सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें आपके ऐसे साथी जो अब तक नहीं जुड़ सके हैं, प्रयास करें उन सब को जोड़ें। जैसे कोई न कोई विद्यार्थी किसी न किसी के कांटेक्ट में रहता ही है, उससे आप बात करके उसको अपने साथ जोड़ करके उसको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आप तक पहुंच सके। सो टुडे इज़ द आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। ये आपके जीव विज्ञान के यूनिट नंबर 1 का अध्याय नंबर 2 है। अध्याय नंबर 1 कल पूरा हो चुका था। 2 में सबसे पहले लैंगिक जनन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लैंगिक जनन के संदर्भ में अगर हम बात करें, वह जनन जिसमें जनक 2 होते हो, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता हो या अर्धसूत्री विभाजन जरूर होता हो और युग्मकों का संलयन होता हो, उत्पन्न संतति जनकों से भिन्न होती हो, तो ही इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहेंगे। चूँकि बात आवृत बीजी पादपों की चल रही है, तो आवृत बीजी पादपों में लैंगिक अंग के नाम से जो संरचना जानी जाती है वो है पुष्प, फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। आवर्त बीजी पादपों में जो लैंगिक अंग है वो लैंगिक अंग पुष्प है। दूसरा प्रश्न यहीं पर, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। द फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, अर्थात जो तना पहले कायिक वृद्धि कर रहा था उसकी कायिक वृद्धि रुक जाती है और कायिक वृद्धि की जगह पर पुष्पीय वृद्धि शुरू हो जाती है। पुष्प भ्रंतर, पर्व और पर्व संधि पाई जाती है जो तने पर भी होती है। इसके साथ सहपत्र और बाह्यदल पुंज पाए जाते हैं जो आपके तने पर भी होते हैं। अर्थात सीधे रूप में हम कह सकते हैं पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। कुछ जीन होते हैं जो इसको सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार के जीनों को होमियो सेलेक्टर जीन कहते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नीट जैसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि कौन से जीन है, होमियो सेलेक्टर जीन है एगामस फर्स्ट और एगामस सेकंड। नेक्स्ट केस, हम लोग बात करें कोई भी पुष्प है, उस पुष्प में मूल रूप से 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र है बोलो? 4 चक्र होते हैं पुष्प में। पुष्प में 4 चक्र है। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11th में। नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग और नंबर 4 जायांग। ध्यान दें,
कुल कितने चक्र हैं? 4। जो 4 चक्र आपके पास में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ऐसे पुष्प जिनमें ये चारों चक्र पाए जाते हो, इस प्रकार के पुष्प को हम लोग पूर्ण पुष्प कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। और वे पुष्प जिनमें इन 4 में से एक भी अनुपस्थित होता हो, तो इस प्रकार के पुष्प को अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प जैसे सरसों में बाह्य दलपुंज भी है, दलपुंज भी है, पुमंग भी है, जायांग भी है। और अपूर्ण पुष्प जैसे आपके पपीते में एक पुष्प में नर है तो दूसरे में मादा है, दोनों अलग अलग होते हैं। इस कारण पपीता एक अपूर्ण पुष्प है। चारों चक्र में से या तो पुमंग नहीं है या जायांग नहीं है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अपूर्ण पुष्प। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जस्ट हम लोग बात करेंगे, देखो कि जो पुष्प है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, किस प्रकार से उनका कार्य होता है और वो कार्य क्या करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल ही एक पुष्प को ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पुष्प को ड्रॉ कर लीजिए और इसमें यहाँ पर एक इस प्रकार की संरचना बना लीजिए। आगे डिटेल से बात करने वाले हैं और यहीं से इसकी संरचना के साथ में ऐसी संरचनाएं और निकलेगी। और ये सबसे आंतरिक है, मादा जननांग संरचना है। दूसरा चक्र है जो नर जननांग संरचना का है, ये नर जननांग है। और इस प्रकार से यहाँ से जो ये संरचना आती है वो संरचना आपके पास में मोस्ट अट्रैक्टिव कलर युक्त होती है, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। और ये जो आकर्षक भाग है पुष्प का, इसी आकर्षक भाग को हम लोग कहते हैं दलपुंज। और इसके साथ में हरे पर्ण सदृश संरचनाएं हो जाती है दलपुंज। सबसे पहले पुष्प जिस व्रंत यानी छोटी सी संरचना की सहायता से पादप पर लगा रहता है उसको हम लोग पुष्प व्रंत यानी पेडिकल कहते हैं। दूसरा जो फूला हुआ भाग जिसके ऊपर पुष्प विराजमान होता है उसको थैलेमस यानी पुष्पासन कहते हैं। ये इसका थैलेमस यानी पुष्पासन, ये पुष्पव्रंत और ये पुष्पासन है। उसके बाद में यहाँ पर जो हरे रंग की संरचना है वो कहलाता है बाह्य दल कहलाता है। संपूर्ण भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं और इसको आपने के फॉर कैलिक्स से प्रदर्शित किया था। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच हाउ अट्रैक्ट yourself also, just you are looking the flower and attract towards the flower. Wow, what is beautiful flower, and just we to try, just touch that flower. हम लोग प्रयास करते हैं कि उस पुष्प को हम कैसे ही करके टच करें या तोड़ के हमारे पास रख लें। वो उस पुष्प का आकर्षक भाग है, वो आपके पास में है दलपुंज। दलपुंज है जो पुष्प का आकर्षक भाग है, अर्थात दलपुंज कह सकते हो। प्रत्येक भाग को दल कह दो, संकेत इसका सी होता है कोरोला। उसके बाद ध्यान दें, ये दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये पुष्प का सहायक चक्र है। ये नहीं होंगे तो भी पुष्प में जनन हो सकता है। ये केवल इनकी सहायता करते हैं, ये केवल और केवल इनकी मदद करते हैं कि वाह कि किस प्रकार से इस पुष्प को प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा, इस पुष्प का तीसरा चक्र और अंदर से दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पुमंग, एंड्रोशियम। पुमंग के प्रत्येक भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। जस्ट आगे डिस्कस करने ही वाला हूँ मैं पुंकेसर। और जो पुंकेसर है वो एक एंड्रोशियम नर भाग है पुष्प का, यानी नर जननांग की संरचना है जिसके द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद सबसे आंतरिक चक्र जिसको जायांग कहते हैं और ये पुष्प का मादा जननांग है। और यहाँ पर भी ये संरचना होना जरूरी है क्योंकि मादा युग्मक का निर्माण यही संरचना करती है। अगर ये जायांग या मादा जननांग नहीं हुआ तो मादा युग्मक नहीं बनेंगे। और जायांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इट मीन्स इन द पार्ट ऑफ फ्लावर
टोटल 4 वोरल्स आर देयर, कुल 4 चक्र हैं, एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज। बाह्य दलपुंज को कैलिक्स यानी के कहेंगे, दलपुंज को सी कहेंगे। ये दोनों सहायक है, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए सहायक चक्र का। और दूसरा आपके पास में तीसरा चक्र आता है, वो पुमंग है। पुमंग के प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग के प्रत्येक भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग संरचना है जो नर युग्मक का निर्माण करता है। सबसे आंतरिक चक्र जिसको हम जायांग कहते हैं, जायांग के प्रत्येक भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प का मादा जननांग है, मादा युग्मक बनाता है और लैंगिक जनन के लिए दोनों युग्मक का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक तो पुमंग और एक जायांग, इस दोनों को पुष्प का हम लोग आवश्यक चक्र कहते हैं। क्या बोलेंगे बताओ? आवश्यक चक्र, कंपल्सरी। इफ आपके पास में जायांग या पुमंग में से कोई भी एक चक्र भी अनुपस्थित होता है, इट मीन्स डेफिनेटली दैट फ्लावर इज नॉट कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आपको पता चल गया है कि पुमंग है वो नर जननांग है अर्थात नर युग्मक बनाता है, जायांग है वो मादा जननांग है और मादा युग्मक बनाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक ही नहीं होंगे तो जनन कहाँ से होगा? नहीं संभव है। इसलिए इसको हमने आवश्यक चक्र कहा है। अर्थात किसी भी पुष्प का जायांग और पुमंग दोनों आवश्यक चक्र है और वे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं उनको हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। चारों में से कोई एक भी अनुपस्थित है तो इस प्रकार के पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो आपके पास में सेकंड घटक की बात करेंगे। वो ये है कि सबसे पहला भाग पुष्प के अंतर्गत अगर अपन सामान्य शब्दों में बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास नर जननांग संरचना के बारे में अध्ययन करना होगा। एक एक संरचना बात करनी होगी क्योंकि आपके चैप्टर का नाम यही है, नर तथा मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास यानी परिवर्धन। नर जननांग आपने कहा पुष्प के अंदर नर जननांग संरचना पुमंग एंड्रोशियम होता है। ए मतलब एंड्रोशियम है। पुमंग के प्रत्येक भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर को दूसरे शब्दों में ये प्रश्न घुमा के पूछा हुआ है, लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। और आपसे प्रश्न भी यही पूछा है, मेगा माइक्रोस्पोरोफिल। नीट के अंदर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है कि आपके पास में माइक्रोस्पोरोफिल में टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने होते हैं, तो वो आपके पास में आ जाएगा पुंकेसर। तो एक तो पुंकेसर के प्रत्येक भाग को लघु बीजाणु, पुंकेसर को दूसरे शब्दों में लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। हम लोग अगर बात करें लघु बीजाणु पर्ण की तो बिल्कुल आप एक ऐसी स्ट्रक्चर को देखेंगे पुष्प के अंदर, यूं दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। पुष्प को कोई भी आपके घर के आसपास पुष्प मिल जाता है उसको ऑपरेट करें, खोलें। पुष्प को खोलोगे तो सबसे बाहर हरा रंग होगा, वो बाह्य दलपुंज है। उसके अंदर जो आकर्षक आपको दिख रहा है वो दलपुंज है और उसके अंदर ऐसी संरचनाएं लगी रहती है। वो यूं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है। वो संरचना हमारे पास में नर जननांग संरचना है। पुमंग है, पुमंग के प्रत्येक भाग को अपन पुंकेसर कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, जिसमें 3 भाग रहेंगे। सबसे पहला इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है वो है परागकोश। परागकोश के बाद में दूसरी जो संरचना पाई जाती है वो है पूतंतु। पूतंतु फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसको पूतंतु कहेंगे। ये जो पूतंतु है ना, यही पूतंतु इसको धारण करके रखता है और पूतंतु परागकोश के साथ में जिस संरचना में जाकर के जुड़ जाता है उस संरचना को हम लोग योजी कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे? योजी। पूतंतु, योजी और परागकोश। इस प्रकार से इस पूरी संरचना को जैसे ही आपने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने पर आपको ये 3 संरचनाएं दिखेगी। नाउ दिस टाइम अनदर क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है हमारे पास में, लघु बीजाणु पर्ण की संरचना के बारे में एक प्रश्न भी पूछा जाता है। सबसे पहला परागकोश की अगर अपन बात करें तो परागकोश की संरचना या लघु बीजाणु पर्ण की संरचना, परागकोश की संरचना।
आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से लाएंगे, तो इस पराकोश की संरचना के रेफरेंस में, संदर्भ में अगर अपन बात करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जिसमें आपने एक एक भाग की बात की, इस भाग को हम सेक्शन काटते हैं, ऐसे यूँ काट लो। जैसे ही आप काटोगे बाहर से दिखने में ये संरचना आपको इस प्रकार से दिखेगी। इस प्रकार से दिखेगी। इसको ऊपर से यूं काटोगे तो, और जब इसको डायग्राम के फॉर्म में लेंगे तो परागकोश, ध्यान रखना, परागकोश की संरचना में पहले तो परागकोश द्विपालित होता है। कितनी पालियां वाला बताओ? 2 पालियां वाला, द्विपालित, बाइलोब्ड है। दूसरा, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठीय संरचना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन है। कितने कोष्ठी है? 4। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स देयर इज द 4 चैम्बर। द्विपालित है संरचना, और द्विपालित के साथ में आपके पास में चतुष्कोष्ठीय 4 कोष्ठों वाली संरचना है। द्विपालित और उसके साथ में चतुष्कोष्ठीय संरचना, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो ये पालियां ऐसे, इसमें 2 पाली यूं लगी रहेगी, ये 2 पाली, एक ये और एक ये, 2 पाली हो गई, तो पालियां 2 हुई। हर एक में 2 कोष्ठ है, तो कुल कोष्ठ कितने हुए? 4। देख लो, 1 2 3 और 4। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में कुल 4 परतें होती है। जस्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग चेक करें, खुद देखें, समझने का प्रयास करें। इसको इस प्रकार से यूँ ड्रॉ करवा लें, इस भाग को भी इस प्रकार से आप ड्रॉ करवा लें, और इस भाग को ड्रॉ करवाने के बाद यहाँ से ये संरचना इस प्रकार से आ जाएगी। और इस भाग में एक लोब बना दें। एक यहाँ पर 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है। प्रश्न पूछा हुआ है एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियाँ हैं, तो 4 है। ऐसी संरचना आपको ये दिखेगी, लेकिन इसमें परतें भी 4 हैं। सबसे पहला आप क्या करें, सबसे बाहर जो परत पाई जाएगी वो इस प्रकार से मिलेगी आपको। इस सबसे बाह्यतम एक कोशी की स्तर को बाह्य स्तर कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। करेक्ट? क्या बोलेंगे? बाह्य स्तर या एपिडर्मिस कहेंगे। दूसरा, इसके अंदर एक और सेलुलर लेयर मिलेगी आपको, बट उस सेलुलर लेयर के अंदर फाइब्रस फॉर्म रहेगा। इस प्रकार से फाइबर्स रहेंगे, और ये जो फाइबर्स होते हैं वो अल्फा सेलुलोज से बने होते हैं। इसको एंडोथीशियम अंतः स्तर या इसको एंडोथीशियम के नाम से जाना जाता है, थीशियम के नाम से। और ध्यान रखें ये अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या महत्व है इसका। अल्फा सेलुलोज एक वो रसायन है जो जल के अणुओं को अवशोषित करके या कमी और अधिकता के आधार पर सेलुलोज, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी के दरवाजे बारिश के दिनों में फूलते वगैरह हैं, वैसे ही इनके साथ होता है। जैसे ही परागकोश पक जाता है, परागकोश के पकने के दौरान इसकी जो दोनों लोब्स होती है वो धीरे धीरे यूँ अंदर आती है। अंदर आने पर एक दूसरे से दूर हो जाएगी, अर्थात फट जाएगी। मतलब ये हुआ अंतस्तर या एंडोथीशियम होता है वो परागकोश के प्रस्फुटन में सहायक है। परागकोश के प्रस्फुटन में सहायक है। स्फुटिंग, पोलन ग्रेन को बिखरने में, वो खुलेगा तभी पोलन ग्रेन बिखरेंगे, वो पार्ट इसके द्वारा पूरा किया जाता है। उसके बाद में ये भी एक कोशी की स्तर है, ये भी एक कोशी की 1 से 2 कोशी की स्तर है। उसके बाद में हमारे पास में मर्दूतकी कोशिकाओं का 1 से 3 कोशिकाओं का स्तर मिलेगा। 1 से 3, इस स्तर को मध्य स्तर कहते हैं। बताओ क्या कहेंगे? मध्य स्तर कहते हैं। 1 से 3 कोशी की स्तर पाया जाएगा, 1 2 3 सेल्स की परत पाई जाएगी। मर्दूतकी प्रकार की कोशिकाएं होगी, खाद्य पदार्थों का संग्रह भी करती है, और इसको आपके पास में भरण उत्तक का भी काम करती है, इसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसको मध्य स्तर यानी मिडल लेयर कहते हैं। उसके जस्ट बाद में ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है, इसके चारों तरफ सुविकसित बहुकेंद्रकीय केंद्रकों की संख्या 1 से अधिक होगी। इस प्रकार से बहुकेंद्रकीय संरचना होगी, केंद्रकों की संख्या 1 से ज़्यादा, सघन जीव द्रव्य युक्त संरचना होगी, और इस प्रकार की संरचना को हम लोग कहते हैं टेपिटम कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे?
टैपिटम सघन जीव द्रव्य और बहुकेंद्र की संरचना, बड़े आकार की कोशिकाएं होगी, सामान्य कोशिकाओं की तुलना में इसका आकार बड़ा होगा, वो कोशिकाएं कहलाती है टैपिटम। और सबसे आंतरिक परत है, तो कुल 4 परतें हुई। नंबर 1 बाह्य स्तर या इसको एपिडर्मिस कह दो, नंबर 2 अंत स्तर या एंडोथीशियम, नंबर 3 मध्य स्तर, नंबर 4 टैपिटम। अब टैपिटम का काम क्या है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टैपिटम का प्रश्न पूछा जा चुका है 2 नंबर में। टैपिटम है क्या? टैपिटम मैंने आपसे कहा कि सबसे परागकोश की सबसे आंतरिक परत की संरचना है, जो सघन जीव द्रव्य युक्त होगी और खाद्य पदार्थों युक्त होगी और बहुकेंद्र की होगी, बड़े आकार की कोशिकाएं दूसरी सभी कोशिकाओं की तुलना में। टैपिटम के द्वारा परिवर्धित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान किया जाता है। दे हैव प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जितने भी प्रकार के पराग कोष होते हैं, परिवर्धित हो रहे पराग कण को टैपिटम पोषण देता है। पराग कणों को जब वो परिवर्धित होंगे, नर युग्मक में बदलने के लिए जाएंगे, उससे पहले उनको पोषण टैपिटम देगा। प्रश्न ये है, टैपिटम नहीं हो तो क्या होगा? टैपिटम नहीं होगा तो आपके पास में पराग कणों का परिवर्धन नहीं होगा, और अगर पराग कणों का परिवर्धन हो भी जाता है तो इस प्रकार के पराग कण बंध्य प्रकृति के होंगे, जिसमें निषेचन की क्षमता नहीं होगी। दूसरा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि टैपिटम कितने प्रकार का होता है। तो चेक करें, जो टैपिटम है मूल रूप से वो टैपिटम 2 प्रकार का है। एक तो टैपिटम होता है अमीबीय प्रकार का। कौन से प्रकार का? अमीबीय। एक तो टैपिटम अमीबीय प्रकार का, और दूसरा होता है ग्रंथिल, या हम लोग उसको कह सकते हैं स्त्रावी, ग्लैंडुलर, कुछ न कुछ पदार्थ स्त्रवित करता है। तो ये ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार का और अमीबीय प्रकार का टैपिटम खुद 2 प्रकार का हो जाएगा। जस्ट आगे चेक करें, इस टैपिटम के अंदर की तरफ जो द्विगुणित कोशिकाओं की परत पाई जाती, उसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु जन भी कहते हैं। बीजाणु जन, या दूसरे शब्दों में पीएमसी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल के नाम से, जो ध्यान रखें द्विगुणित होगी। और उसके अंदर की तरफ जो आपको ये संरचना डॉट डॉट दिखाई जा रही है, ये सारी संरचनाएं कहलाते हैं लघु बीजाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर कहलाएंगे, लघु बीजाणु कहलाते हैं। तो एक बार फिर चेक करें, सबसे पहले परागकोश की संरचना में हमारे पास में कुल 4 स्तर होंगे। सबसे पहला परागकोश द्विपालित होगा, 2 पालियां रहेगी। दूसरा चतुष्कोष्ठी होगा, 4 लघु बीजाणु धानियां होगी, 1 2 3 और 4। मैंने सिर्फ एक ही भाग को ड्रॉ किया है, और वहां पर आपके पास में 4 कोष्ठी होगा, द्विपालित होगा। संरचना में भी 4 स्तर होंगे। बाह्य स्तर 1 कोशिकीय स्तर, अंत स्तर 1 से 2 कोशिकीय अल्फा सेलुलोज से बना होगा और परागकोश का प्रस्फुटन करेगा। मध्य स्तर 1 से 3 कोशिकाओं से बना होगा, मर्दूतक की कोशिकाओं से होगा, पोषण सुरक्षा प्रदान करेगा। सबसे आंतरिक परत टैपिटम सुविकसित बहुकेंद्रिकीय और बड़े आकार की कोशिकाएं रहेगी, परिवर्धित हो रहे पराग कणों को पोषण देगी। टैपिटम 2 प्रकार का हो सकता है, एक अमीबीय प्रकार और एक हमारे पास में ग्रंथिल प्रकार। उसके अंदर की तरफ द्विगुणित कोशिकाएं होगी, बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, और अंदर की तरफ दानेदार संरचना दिखेगी, वो लघु बीजाणु कहलाते हैं। तो ये आपके पास में परागकोश की संरचना हो जाएगी या लघु बीजाणु पर्ण की संरचना हो जाएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं, सबसे पहले लघु बीजाणु जनन के बारे में बात करें। देखो, लघु बीजाणु जनन एक्चुअल में होता क्या है? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। ये जब भी हमारे पास में ये आपके लघु बीजाणु धानी बनती है, वो सुबीजाणु धानी होती है, सुबीजाणु धानी होती है, यू स्पोरेंजिएट। मतलब इस प्रकार की लघु बीजाणु धानी का जब परिवर्तन हुआ था तो 1 से अधिक कोशिकाओं से हुआ था, मोर देन 1 सेल। 1 से अधिक कोशिकाओं से होने के कारण ही इसका नाम है यू स्पोरेंजिएंट है। क्लास 11 पढ़ा है आपने, सुबीजाणु धानी है, और आपके पास में सुबीजाणु धानी का मतलब ऐसी संरचना जो 1 से अधिक कोशिकाओं से बनती है। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका जिसकी शुरुआत होती है, वो केवल और केवल आपके पास में ये यू स्पोरेंजिएट है।
एक से अधिक कोशिकाओं से। और प्रसूतक कोशिका कहलाती है, आर्चिपोडियल सेल कहलाती है। ये प्रसूतक कोशिका है। इसके अंदर जो पहला विभाजन होता है, ध्यान से सुन लेना, इसके चारों तरफ विभाजन ये यूं होता है। अर्थात इस प्रकार के प्रसूतक कोशिका है, इसमें परिणत विभाजन होता है। बोलो कौन सा विभाजन? परिणत। परिणत का मतलब परिधि के साथ परिणत विभाजन होगा। और जैसे ही इसमें परिणत विभाजन होगा तो इस परिधि के साथ में परिणत विभाजन होगा, दो स्तर बन जाएंगे। एक स्तर हो जाएगा आपके पास में बाह्य स्तर, जो आगे जा कर के आवरण का निर्माण करेगा, और एक अंदर की कोशिका रहेगी, वो कहलाती है बीजाणु जन कोशिका कहलाती है, जो बीजाणुओं का निर्माण करेगी। जो ये आपके बाह्य स्तर, अंतःस्तर, मध्य स्तर, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतःस्तर ये बनाए, ये आपके बाह्य आवरण से बनाए। इसी प्रसूतक कोशिका में बाह्य स्तर परिणत विभाजन से बना है, और अंदर जो बीजाणु जन है वो बीजाणु जन भी इसी से बना, परिणत विभाजन से। तो सबसे पहला हम बात करेंगे हमारे पास में मूल जो कोशिका पाई जाती है, ध्यान से सुन लेना। मूल कोशिका पाई जाती है, उस मूल कोशिका को हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, बोलो क्या कहेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, PMC, पोलन मदर सेल, एंड दैट सेल इज द डिप्लॉयड फॉर्म। ये कोशिका द्विगुणित होती है। आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कह सकते हो, कोई गलत नहीं है। परागकण को बनने से पहले लघु बीजाणु बनेगा, और लघु बीजाणु को बनने के लिए जिस कोशिका से शुरुआत होती है वो बीजाणु जन से शुरुआत होती है, जिसको PMC कहते हैं, जो द्विगुणित होगी आपके पास में। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जो विभाजन होता है वो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपने खुद ने पढ़ रखा है कि एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री का मतलब होता है रिडक्शन, न्यूनकारी विभाजन है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी हो जाती है, उसी को अपन आपके पास में। तो यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित था, 2n क्रोमोसोम है, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो न्यूनकारी विभाजन। न्यूनकारी का मतलब कम होना, घटना, तो न्यूनकारी विभाजन होगा, जिससे 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, जो अलग अलग प्रकार में विन्यासित हो सकती है। और वो चारों पुत्री कोशिकाएं इस प्रकार से सपोज करो पाई जाएगी। बनने वाली चारों कोशिकाएं एक शब्द में कहलाती है लघु बीजाणु कहलाती है। बोलो क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखें, ये लघु बीजाणु कितने हैं? 4। तो 4 लघु बीजाणु बनेंगे आपके पास, 4 लघु बीजाणु, लेकिन चारों लघु बीजाणु अगुणित होंगे। कौन से प्रकार के होंगे? अगुणित। मात्र कोशिका की तुलना में इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, घट करके आधी हो जाती है इन गुणसूत्रों की संख्या। तो वो आपके पास में पूरी प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। यानी यूं कहो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका PMC जो द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, न्यूनकारी विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी हो जाएगी, और इस प्रकार से आपके पास में बनने वाली कोशिका अगुणित हो जाएगी, और बनने वाले लघु बीजाणु 4 होंगे, और इस प्रकार की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन केवल नर युग्मोद्भिद के विकास के लिए बनती है, अर्थात परागकण बनने के लिए पहली कोशिका लघु बीजाणु ही होती है। तो एक कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4। चारों के चारों सक्रिय होंगे, लेकिन इनका विन्यास अलग अलग हो सकता है। पाए जाने वाले चारों लघु बीजाणु सबसे पहले आपके पास में चतुष्फलकीय हो सकते हैं, यानी उनका जो अरेंजमेंट होता है फलकीय, यानी उसको कैलोज नाम का एक रसायन होता है, वो कैलोज नामक का रसायन इनको जोड़ के रखता है, आपस में इनको यूं जोड़ के रखता है, जिसकी वजह से ये अलग नहीं होते। चतुष्फलकीय पहले कौन से रूप में है? चतुष्फलकीय रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, समद्विपार्श्विक रूप में भी हो सकता है, समद्विपार्श्विक बाइलेटरल अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं चारों लघु बीजाणु। ये आपके पास में रेखिक प्रकार का भी हो सकता है,
लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है, ये टी आकार में भी हो सकते हैं। ये आपके पास में इनका जो विन्यास है वो अनुप्रस्थ प्रकार का विन्यास भी हो सकता है। कौन सा? अनुप्रस्थ। अर्थात चारों लघु बीजाणु जो एक चतुष्क रूप में पाए जाते हैं, इन चारों लघु बीजाणुओं का जो चतुष्क रूप है उनका व्यवस्था क्रम, उनका विन्यास इस प्रकार से हो सकता है। वो चतुष्फलकीय हो सकता है, वो समद्विपार्श्विक हो सकता है, वो रेखिक प्रकार हो सकता है, वो टी आकार में हो सकता है, वो अनुप्रस्थ प्रकार में हो सकता है। तो ये रहेगा आपके पास में लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन से 4 लघु बीजाणु बनेंगे, अगुणित होंगे। चारों लघु बीजाणुओं का व्यवस्था क्रम होगा, वो चतुष्फलकीय हो सकता है, समद्विपार्श्विक हो सकता है, रेखिक हो सकता है, टी आकार हो सकता है और अनुप्रस्थ हो सकता है। तो ये रहेगा लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणुओं का व्यवस्था क्रम। और रहेगी आगे की बातें, वो सब बातें हम करेंगे कल की क्लास में। और आप अपडेट रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो यहाँ से अपलोड होता है आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।